प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी विद AK पर। आज से हम 8वीं कक्षा के गणित का हल शुरू करने जा रहे हैं। आपको ट्यूशन से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे और बड़े सरल तरीके से पूरे गणित का हल करवाया जाएगा। इसलिए आप अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी विद AK को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अन्य वीडियो लेक्चर्स ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। आपको फ्री में पूरे गणित का हल करवाया जाएगा। बस आप रेगुलर होकर रोज़ पढ़ाई करते रहिए। आज से हम जो 8वीं कक्षा के गणित का हल शुरू करने जा रहे हैं, यह पूरी तरह से NCERT बेस्ड है, क्योंकि चाहे कोई भी राज्य हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और देश के अन्य सभी राज्यों में सिर्फ यही NCERT बुक ही लगती है। इसलिए चाहे आप किसी भी राज्य से पढ़ रहे हों, आप बेझिझक होकर 8वीं कक्षा के पूरे गणित का हल सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में जानने से पहले हम परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों और नियमों के बारे में जानेंगे, जिससे आपको परिमेय संख्याओं को सीखने में और परिमेय संख्याओं को पहचानने में बड़ी आसानी होगी। स्टूडेंट्स, हम सीधे एक्सरसाइज नहीं करेंगे। हम पहले चैप्टर से संबंधित कुछ नियम और कुछ बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे, जिससे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब एक्सरसाइज को करने में हमें आसानी हो जाए। जब हम एक्सरसाइज से संबंधित पहले कुछ बिंदुओं के बारे में पढ़ लेंगे तो हमारा एक बेस बन जाएगा और चैप्टर को करने में बड़ी आसानी होगी। जो विद्यार्थी सीधे एक्सरसाइज करने लगते हैं, उन्हें सवाल हल करने में समस्याएं ज़रूर आती है। तो सबसे पहले हम चैप्टर से संबंधित कुछ नियमों और तथ्यों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं? जो संख्याएं 1 से शुरू होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और आगे अनंत तक जाती है, उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। यानी कि गिनती वाली संख्याएं, क्योंकि गिनती वाली संख्याएं हैं वो 1 से ही शुरू होती है, इन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अगला है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं कि अगर हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को और मिला दें तो वे हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और अगर हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को और मिला दें तो वे हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। यानी कि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को मिला देने से वे सभी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। उसे अगला है पूर्णांक। पूर्णांक हमारा धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो सारी पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होगी? पूर्णांक हो गए। देखिए, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है। और पूर्णांक हमारे कौन से हैं कि एक तो शून्य से शुरू होकर 1, 2, 3 और आगे अनंत तक जा रहे हैं, और शून्य से पहले जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, जैसे -1, -2, -3 आदि, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं हैं वो पूर्णांक कहलाते हैं। अब हम
परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। तो परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? अंग्रेजी में जिन्हें रेशनल नंबर्स कहते हैं। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। और q हमारा शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हम दो संख्याएं ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पर 3 और 4। अगर हम 3/4 लिखते हैं तो 3/4 हमारी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 3 हमारा p है और यहाँ पर नीचे 4 हमारा क्या है? q है। तो p/q हमारा क्या है? 3/4 है और q हमारा शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 3/1 हो गया, ठीक है। तो 3 हमारा क्या है? एक पूर्णांक है और 1 भी हमारा क्या है? एक पूर्णांक है। 3 क्या है? p है और 1 हमारा क्या है? q है। तो 3/1 हमारी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि q हमारा यहाँ पर शून्य नहीं है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने 5/0 ले लिया। यहाँ पर p पूर्णांक हमारा 5 है और q पूर्णांक हमारा क्या है? 0 है। तो क्या यह हमारी एक परिमेय संख्या है? नहीं, यह हमारी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर q है वो 0 के बराबर हो गया। और परिमेय संख्याओं के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि एक तो p पूर्णांक होता है और एक q पूर्णांक होता है। p/q पूर्णांक होंगे और q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि परिमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सके और q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2/-1, तो 2 हमारा पूर्णांक क्या है? p है और नीचे -1 जो पूर्णांक हमारा है वो है q है। तो ये हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे q हमारा है वो -1 है। अगर q हमारा 0 के बराबर होता तब हमारी संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। और यहाँ तो हमारा q है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि -1 है। तो 2/-1 भी हमारी एक परिमेय संख्या हो गई। अब तक हमने क्या पढ़ा? चलिए दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं। जो गिनती वाली संख्याएं होती है, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और अगला पूर्ण संख्याएं कि अगर हम प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 और मिला दें तो वे सारी हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। और अगला हमारा पूर्णांक। पूर्णांक किन्हें कहते हैं कि पूर्णांक धनात्मक यानी पॉजिटिव और ऋणात्मक नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 और आगे जितनी भी संख्याएं होती हैं, और 0 से पहले जितनी ऋणात्मक संख्याएं होती है जैसे -1, -2, -3, ये हमारे सभी पूर्णांक कहलाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। और q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर p और q है क्या है? p हमारा एक पूर्णांक है और q भी हमारा एक पूर्णांक है। तो जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 3/4, 2/-1, 3/1 आदि। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। अब हम आगे परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ गुणधर्मों के बारे में पढ़ लेते हैं।
तो परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों में सबसे पहला गुणधर्म है संवृत गुणधर्म, हमारा दूसरा गुणधर्म है क्रम विनिमेयता, तीसरा गुणधर्म है साहचर्य या सहचारिता। तो सबसे पहला हमारा संवृत गुणधर्म है। संवृत गुणधर्म को हम किस प्रकार से जांचेंगे? तो सबसे पहले हम कुछ प्राकृत संख्याएं ले लेते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो संवृत गुणधर्म को हम कुछ प्राकृत संख्याओं के उदाहरणों से समझेंगे और हम प्राकृत संख्याओं के संवृत गुणधर्म को बारी बारी से जोड़, घटा, गुणा और भाग करके बारी बारी से जांच करेंगे कि ये हमारे संवृत गुणधर्म के अंतर्गत आते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम जोड़ के अंतर्गत प्राकृत संख्याओं के संवृत गुणधर्म की जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम दो प्राकृत संख्याएं ले लेते हैं, जैसे एक हमारा हो गया 3 और दूसरी हमारी संख्या हो गई 5। तो 3 हमारी क्या है, एक प्राकृत संख्या है और 5 भी हमारी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। अगर 3 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 8 आएगा और 8 भी हमारी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो जो हमारा योग आता है, हमारा जोड़ आता है, वो भी एक प्राकृत संख्या है। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं कि हमने एक संख्या ले ली 2 + 7। जब 2 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा 9 बनता है। 2 क्या है? 2 हमारी एक प्राकृत संख्या है और 7 भी हमारा क्या, एक प्राकृत संख्या है। 2 और 7 को जोड़ने के बाद जब हमारा 9 बनता है तो 9 भी हमारा क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो उनका योग भी हमारा एक प्राकृत संख्या ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत हैं। हमने योग के अंतर्गत सीख लिया कि प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत होती हैं। अब हम कुछ प्राकृत संख्याएं लेकर घटा के अंतर्गत जांच करते हैं कि प्राकृत संख्याएं घटा के अंतर्गत संवृत होती हैं या नहीं होती है। तो सबसे पहले हम कुछ प्राकृत संख्याओं के उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इनमें से हम 2 प्राकृत संख्याएं ले लेते हैं और उनको आपस में घटाकर देखते हैं। तो एक हमारी प्राकृत संख्या होगी 3 और दूसरी होगी 4। जब हम 3 में से 4 घटाते हैं तो -1 आता है। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। अगर हम 7 - 3 करें तो हमारा क्या आता है, 4। कि 7 में से 3 घटा दे तो 4 आएगा। और उसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 9 में से 5 अगर घटाते हैं तो हमारा 4 आता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। अगर हम 5 - 6 करें, यानी कि 5 में से 6 घटा दें तो उत्तर हमारा -1 आता है। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, चलिए देखिए कि ये सभी हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। हमारा 3 एक क्या है, प्राकृत संख्या है। 4 भी हमारी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। अगर 3 में से 4 घटाते हैं तो जो हमारा उत्तर आता है वो आता है -1। और क्या -1 हमारी एक प्राकृत संख्या है? हमने क्या पढ़ा था?
तो हमें पता है कि -1 क्या है, एक प्राकृत संख्या नहीं है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। जब हम 7 में से 3 घटाते हैं तो उत्तर हमारा 4 आता है। तो 7 भी हमारी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। 3 भी हमारी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। और जो उत्तर आता है वो भी हमारा एक प्राकृत संख्या है। तो 7 में से जब 3 घटाएंगे तो हमारा उत्तर एक प्राकृत संख्या ही आया है। कि अगर हम किन्हीं 2 प्राकृत संख्याओं को घटाते हैं और हमारा उत्तर भी क्या है, एक प्राकृत संख्या आता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। 9 में से 5 घटाया तो हमारा क्या आया था, 4 आया था ना। कि हमारा 9 भी एक प्राकृत संख्या है और 5 भी एक प्राकृत संख्या है, और जो हमारा उत्तर आया है वो भी एक प्राकृत संख्या है। अगले में 5 में से 6 घटाया तो -1 आया, और -1 हमारा एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो जैसे हमने पहला उदाहरण किया था और ये चौथा उदाहरण किया है, इसमें हमारा जो उत्तर आ रहा है, इन दोनों में जो हमारे उत्तर आ रहे हैं -1 आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर किन्हीं 2 प्राकृत संख्याओं को घटा रहे हैं, हम पहले उदाहरण में और चौथे उदाहरण की बात कर रहे हैं। पहले उदाहरण में हमने 2 प्राकृत संख्याओं को घटाया तो एक प्राकृत संख्या नहीं आ रहा है। इसी प्रकार अगर चौथा उदाहरण लेकर हम 5 में से 6 को घटा रहे हैं तो उत्तर हमारा एक प्राकृत संख्या नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं घटा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब हम किन्हीं 2 प्राकृत संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो उत्तर भी हमारा एक प्राकृत संख्या आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हर बार ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे 3 में से 4 घटाया तो -1 आया, और 5 में से 6 घटाया तो -1 आया। यानी कि किन्हीं 2 प्राकृत संख्याओं को घटाने के बाद हमारा उत्तर एक प्राकृत संख्या नहीं आ रहा है। अगर किन्हीं 2 प्राकृत संख्याओं को आपस में घटाने पर हर बार उत्तर एक प्राकृत संख्या नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं घटा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती हैं। अब हम गुणा का उदाहरण लेकर जांच करते हैं कि प्राकृत संख्याएं गुणा के अंतर्गत सम्मिलित हैं या नहीं है। तो चलिए उदाहरण लेते हैं। तो जैसे हमने कोई 2 प्राकृत संख्याओं को गुणा किया, जैसे 2 × 3 = 6। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 4 × 5 = 20। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब किन्हीं 2 प्राकृत संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो उत्तर भी हमारा एक प्राकृत संख्या आ रहा है। और दूसरे उदाहरण में भी जब किन्हीं 2 प्राकृत संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो उत्तर भी हमारा एक प्राकृत संख्या आ रहा है। यानी कि किन्हीं 2 संख्याओं को गुणा करने के बाद जो उत्तर आता है वो हर बार हमारा एक प्राकृत संख्या ही आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किन्हीं 2 प्राकृत संख्याओं को गुणा करने के बाद जब हमारा उत्तर हर बार एक प्राकृत संख्या ही आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं गुणा के अंतर्गत सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 हमारी 2 प्राकृत संख्याएं हैं, इनको गुणा किया तो हमारा क्या आया, 6 आया, और 6 भी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। 4 और 5 को गुणा किया तो उत्तर हमारा 20 आया, और 20 भी हमारी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं गुणा के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। हमने घटा के अंतर्गत देख लिया और गुणा के अंतर्गत भी चेक कर लिया। अब हम भाग के अंतर्गत जांच करते हैं कि प्राकृत संख्याएं भाग के अंतर्गत सम्मिलित है या नहीं है।
जैसे कोई हम प्राकृत संख्याएं लेते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब हम 2 को 3 से भाग देते हैं। 2 को जब हम 3 से भाग देंगे तो जो उत्तर आएगा, क्या वो हमारा एक प्राकृत संख्या आएगा? नहीं आएगा ना। क्यों? जैसे हम 2 को 3 से भाग दे रहे हैं, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2/3। तो हमारा 2/3 क्या एक प्राकृत संख्या है? 2/3 हमारा एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब हम भाग देते हैं और उसके बाद जो उत्तर आता है वो हमारा एक प्राकृत संख्या नहीं आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती हैं। तो अब तक हमने सीखा कि प्राकृत संख्याएं घटा और भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती है। तो जैसे हमने चेक किया था कि प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत सम्मिलित होती है, तो हाँ, व्यवकलन यानी घटा के अंतर्गत सम्मिलित होती है नहीं। और प्राकृत संख्याएं गुणन के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं, हमने पढ़ा था कि हाँ होती है। और प्राकृत संख्याएं भाग के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं, हमने सीखा था कि नहीं। हमने सीखा था कि प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत और गुणन के अंतर्गत ही सम्मिलित होती हैं, और प्राकृत संख्याएं व्यवकलन यानी घटा के अंतर्गत और भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती है। अब हम पूर्ण संख्याओं के बारे में भी जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ पूर्ण संख्याएं ले लेते हैं। जैसे पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4। तो आइए अब हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि जैसे हमने कोई 2 पूर्ण संख्याएं ली, जैसे 1 + 2, हमारा उत्तर क्या आया? 3। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 3 + 2, हमारा उत्तर क्या आया? 5। तो हम देख सकते हैं कि हम किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हर बार हमारा उत्तर एक पूर्ण संख्या ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत सम्मिलित हैं। अब हम घटा का उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर हम 4 में से 5 घटाते हैं तो हमारा उत्तर आता है -1। उसी प्रकार हम अगर 2 में से 3 घटाते हैं तो उत्तर आता है हमारा -1। तो जब हम किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं को घटा रहे हैं तो उत्तर हमारा पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है। जैसे हमने योग के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं को जांचा था कि जब हमने किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग किया था तो हमारा उत्तर हर बार एक पूर्ण संख्या ही आया था। लेकिन जब हम घटा के अंतर्गत जांच कर रहे हैं तो जब हम किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं को घटा रहे हैं तो उत्तर भी एक पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन यानी घटा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब हम किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं को आपस में घटा रहे हैं तो उत्तर भी हमारा एक पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है। अब हम गुणा के अंतर्गत जांच करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो जब हम किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं को गुणा करते हैं तो उत्तर भी हमारा एक पूर्ण संख्या आ रहा है। जैसे 2 × 3, 2 भी हमारा एक पूर्ण संख्या है और 3 भी हमारी एक पूर्ण संख्या है। जब हम इन दोनों पूर्ण संख्याओं का गुणा कर रहे हैं
तो उत्तर भी हमारा एक पूर्ण संख्या आ रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 3 गुणा 4 बराबर 12। तो जब हम किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा कर रहे हैं तो हर बार उत्तर हमारा एक पूर्ण संख्या ही आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ। पीछे भी नहीं लिखा था कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध होती है, हाँ, और पूर्ण संख्याएं व्यवकलन यानी घटाव के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती। अब हम पूर्ण संख्याओं की भाग के अंतर्गत जांच करते हैं। तो देखते हैं कि जैसे हमने एक पूर्ण संख्या ली 1 और दूसरी ली 2, 1/2, और 1/2 हमारी एक पूर्ण संख्या नहीं है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे 2 को 3 से भाग दिया तो 2/3 आया, और 2/3 भी हमारी एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को भाग दे रहे हैं तो उत्तर हमारा एक पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती है। इसी प्रकार आगे हम पूर्णांक को लेकर जांच करते हैं। तो हम सबसे पहले पूर्णांक लिख लेते हैं, -2, -1, 0, 1, 2। तो सबसे पहले हम पूर्णांकों को योग के अंतर्गत जांच लेते हैं। सबसे पहले 2 पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे 1 और 2 को जोड़ दिया तो हमारा उत्तर आया 3। 0 और 2 को जोड़ दिया तो उत्तर आया हमारा 2। तो हम देख रहे हैं कि किन्हीं दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ रहे हैं तो हर बार हमारा उत्तर एक पूर्णांक ही आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्णांक होते हैं वो योग के अंतर्गत समृद्ध होते हैं। तो हम लिखेंगे हाँ। अब व्यवकलन यानी घटाव के अंतर्गत पूर्णांकों की जांच कर लेते हैं। तो हमने एक पूर्णांक लिया 1, और उसमें से अगर हम 2 घटाते हैं तो उत्तर हमारा -1 आता है। अगला, अगर हम 2 में से 1 घटाते हैं तो उत्तर हमारा 1 आता है। तो हम देख रहे हैं कि व्यवकलन यानी घटा करने पर, यानी कि किन्हीं दो पूर्णांकों को आपस में घटाने पर उत्तर हमारा हर बार एक पूर्णांक ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक व्यवकलन यानी घटाव के अंतर्गत समृद्ध होते हैं। तो हम लिखेंगे हाँ। इसी प्रकार हम पूर्णांकों को गुणा के अंतर्गत जांच लेते हैं। हम किन्हीं दो पूर्णांकों की आपस में गुणा करके देख लेते हैं। जैसे 2 को 3 से गुणा किया तो उत्तर आया हमारा 6। 1 को 2 से गुणा किया तो उत्तर आया हमारा 2। हम देख रहे हैं कि किन्हीं दो पूर्णांकों को आपस में गुणा करने पर हर बार हमारा उत्तर एक पूर्णांक ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक जो होते हैं वो गुणन के अंतर्गत भी समृद्ध होते हैं। तो हम लिखेंगे हाँ। अब हम भाग के अंतर्गत देख लेते हैं कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध होते हैं या नहीं होते। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि 1 को 3 से भाग देने पर क्या उत्तर हमारा एक पूर्णांक आ रहा है। तो 1/3 हमारा एक पूर्णांक नहीं है। उसी प्रकार 4 को 5 से भाग देने पर उत्तर हमारा एक पूर्णांक नहीं आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि किन्हीं दो पूर्णांकों को आपस में भाग देने पर उत्तर हमारा एक पूर्णांक नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होते हैं।
अब आगे हम परिमेय संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम कोई दो परिमेय संख्याएं ले लेते हैं, जैसे 1/2 और इसमें हम जोड़ देते हैं 1/2 को ही। तो 2 हम 1 और 1 2/2, तो 2 को 2 से काट दिया तो हमारा आ गया उत्तर 1। एक और उदाहरण ले लेते हैं कि 2/3 और 2/3 को जोड़ते हैं तो 2 और 2 4/3, तो उत्तर हमारा क्या आएगा 4/3। तो हम देख रहे हैं कि हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ रहे हैं तो उत्तर भी हर बार हमारा एक परिमेय संख्या ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध होती है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर हाँ। आगे व्यवकलन के तौर पर जैसे हम कोई दो परिमेय संख्याएं ले लेते हैं, जैसे 1/2 को -1/4, हमारा लघुत्तम आ गया 4, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, -4 एकम 4, 1 एकम 1, और 2 में से 1 घटाया तो 1/4। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटा रहे हैं तो उत्तर भी हमारा एक परिमेय संख्या ही आ रहा है। तो हम लिख देंगे हाँ कि परिमेय संख्याएं व्यवकलन यानी घटाव के अंतर्गत समृद्ध हैं। उसी प्रकार गुणा के अंतर्गत जांच कर लेते हैं। देखिए कोई दो परिमेय संख्याएं आपस में गुणा करने पर हमारा उत्तर एक परिमेय संख्या ही आ रहा है। जैसे 1/2 गुणा 1/3 बराबर 1 एकम 1 और नीचे बटा 2 तिया 6। तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर उत्तर हमारा एक परिमेय संख्या ही आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। आगे हम भाग के अंतर्गत परिमेय संख्याओं की जांच कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिखा 5/0, तो ये हमारा क्या एक परिमेय संख्या है। हमने क्या पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकें और Q हमारा 0 के बराबर ना हो, वे हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती है। लेकिन यहाँ तो जब हमने 5 को 0 से भाग दिया तो वो तो परिभाषित ही नहीं है, क्योंकि Q हमारा यहाँ पर एक 0 के बराबर है, तो ये हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं हैं। बाकी के गुणधर्मों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और अगली क्लास आपको कल ही मिल जाएगी, क्योंकि अगर हम आज ही सारे गुणधर्म करने लगे तो हमारी वीडियो है जो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए जो गुणधर्म बच गए हैं वो हम कल की क्लास में अवश्य ही कर लेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।